नमस्ते, मेरा नाम गरिमा चौधरी है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कौन लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, कैसे की जाती है और गवर्नमेंट्स क्या करती हैं अक्रॉस द ग्लोब टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग। ओवरऑल एक्ट जो कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है बिना सोर्स ऑफ ओरिजिन बताए इज़ एक्चुअली कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इन दिस एक सिंपल भाषा में अगर मनी लॉन्ड्रिंग सुन के आपको ऐसा आप रेजोनेट कर रहे हैं लॉन्ड्री से कपड़े धोने से रिलेटेड, तो ये एकदम सही वैलिड रेजोनेट कर रहे हैं आप, क्योंकि ये वर्ड इस शब्द का ओरिजिन है अमेरिका में अर्ली 1900 में, जब इटालियन माफिया जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, वो अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लॉन्ड्रोमैट्स खोले यूएस में। सो लॉन्ड्रोमैट्स वो जगह होती है जहाँ पे प्रोफेशनल लॉन्ड्री मशीन्स होती हैं, जहाँ पे आप कॉइन या कैश दे के कपड़े धोते और सुखाते हैं। तो बेसिकली वो ये लॉन्ड्रोमैट्स खोल के अपने दिखाते थे कि उन्होंने जो पूरा का पूरा पैसा क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाया वो बेसिकली उन्होंने लॉन्ड्रोमैट से बनाया हुआ है। एंड तभी से इस एक्ट को, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के एक्ट को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। कौन करता है मनी लॉन्ड्रिंग? वो कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी जो कि इलीगल बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि ड्रग डीलिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, जो कि बच्चों को या लड़कियों को अबडक्ट करके उनको फोर्स प्रोस्टिट्यूशन में, बॉन्डेज लेबरिंग में डालते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, वो लोग ऐसे लोग भी जो कि वाइल्ड लाइफ इलीगल वाइल्ड लाइफ हंटिंग करते हैं और उनका बिजनेस करते हैं, जैसे कि गेंडे की सींग या फिर हाथियों की आइवरी का बिजनेस करते हैं, वो लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। लास्टली वो लोग जो कि वो क्रिमिनल लोग जो कि इलीगल आर्म डीलिंग में के पार्ट होते हैं, वो लोग भी मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, क्योंकि वो नहीं बता सकते कि ये पैसा उन्होंने कैसे बनाया है। तो क्या सिर्फ क्रिमिनल्स ही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं? जवाब है नहीं। पॉलिटिशियंस, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि इन्फ्लुएंशियल पावरफुल गवर्नमेंट पोजीशन में होता है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है अगर उसने पैसा करप्शन या ब्राइबरी से बनाया हुआ है। तो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है, ये सिर्फ क्रिमिनल्स तक ही सीमित नहीं है। हालांकि अगर पॉलिटिशियंस या कोई और व्यक्ति भी इस तरह के एक्ट में है तो वो भी क्रिमिनल ही माना जाएगा, या ये एक्ट भी क्रिमिनल एक्टिविटी ही माना जाएगा। कैसे होती है मनी लॉन्ड्रिंग? ऑब्वियसली जब ये क्रिमिनल्स अपनी इनका बिजनेस बहुत बढ़ता है तो उनको फाइनेंशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है अपना बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए, तो वो एक्सप्लॉयट करते हैं फाइनेंशियल सिस्टम को। तो 3 स्टेजेस में बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। सबसे पहला प्लेसमेंट, जब वो ये जो इलिसिट पैसा है, ये जो पैसा उन्होंने ब्लैक मनी है या क्रिमिनल एक्टिविटी से बनाया, उसको फाइनेंशियल सिस्टम में प्लेस करते हैं। सो अगर कोई ड्रग डीलर है या फिर कोई पॉलिटिशियन है जिसने करप्शन से पैसा बनाया है, उसने वो पैसा फाइनेंशियल सिस्टम में डाला, सबसे पहले अपने किसी बैंक अकाउंट में डाला, तो वो प्लेसमेंट कहलाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होता है? लेयरिंग। एक बार लेयरिंग, सो लेयर्स क्रिएट करना। सो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ऑडिट ट्रेल को लूज करने के लिए, ताकि बैंक को पता ही ना चले कि असली में पैसा कैसे आया। तो कैसे ऑडिट ट्रेल लूज करते हैं मनी लॉन्डर्स? उन्होंने मान लीजिए एक बैंक के एक अकाउंट में पैसा डाला, उसके बाद वो पैसे को दूसरे अकाउंट में डाल सकते हैं, दूसरे से तीसरे अकाउंट में, एक बैंक से दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, अपने किसी फैमिली मेम्बर के बैंक अकाउंट में, या किसी कंपनी को जो वो ओन करते हैं उसके बैंक अकाउंट में भी डाल सकते हैं। इस तरह से वो बहुत बार उसको इधर से उधर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंक्स को या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये असली में पैसा कहाँ से आया है। तो इस तरीके से वो ऑडिट ट्रेल लूज करते हैं। वंस इनफ लेयरिंग हो चुकी है, जो क्रिमिनल्स हैं वो इंटीग्रेट करते हैं। सो द लास्ट स्टेप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जब उन्होंने इनफ ऑडिट ट्रेल क्रिएट करके उनको पता है कि ये बैंक को पता ही नहीं पैसा कहाँ से आया, वो किसी तीसरे या चौथे बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, या उसको किसी अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस का पेमेंट करने के लिए। तो लास्ट स्टेप जो होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं।
सो ये तीन स्टेजेस में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। क्या हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? क्या ये सिर्फ क्रिमिनल से ही रिलेटेड है? हमारे और आपके जैसे साधारण लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है? जवाब है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। नंबर 1, इसका बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। अगर कोई जगह है जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करना आसान है, वो जगह जो है वो क्रिमिनल्स को अट्रैक्ट करेगी और वहाँ पे उस जगह पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है। सेकंड, बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, क्योंकि अगर किसी जगह पे बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं जो कि उनकी एक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये हो सकता है कि जो असली पावर है वो क्रिमिनल्स के पास है, ना कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के पास है, एंड उससे भी साधारण लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। तीसरा, बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो मिसलीड हो सकती हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे रियल स्टेट के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो वो एक गवर्नमेंट को इम्प्रेशन दे सकता है कि उस जगह पे रियल स्टेट बिजनेस बूम हो रहा है, जबकि वो यूज़ हो रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और कल को वो क्रिमिनल्स अगर पकड़े गए तो वो पूरा का पूरा जो रियल स्टेट बिजनेस है वो गिर जाएगा। सो इट पॉसिबल है कि गवर्नमेंट ने वो बहुत ज़्यादा बूम देख के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हो या पॉलिसीज़ चेंज की हों। सो जो बहुत मनी लॉन्ड्रिंग है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी इम्पैक्ट करती है। लास्टली, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ये पैसा जो क्रिमिनल एक्टिविटी से बना है इसको बताया नहीं जाता, तो गवर्नमेंट इस पैसे का जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी लूज़ करती है। तो ये 4 तरीके से ये हमें बहुत मेजरली इम्पैक्ट करता है। ऑल्सो गवर्नमेंट हम साधारण लोगों के ऊपर भी इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट है। बेसिकली कितना पैसा बात कर रहे हैं हम, कितना पैसा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, क्या ये तो जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए ये एस्टिमेटेड है कि 2 to 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी लॉन्डर होता है एवरी ईयर। ये एस्टिमेटेड है अराउंड $800 billion to $2 trillion, विच इज़ ये बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत। और ये तो वो पैसा है जो रिसर्च से एस्टिमेटेड है। ये फुली अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, तो असली पैसा तो किसी को पता ही नहीं है, और वो और भी ज़्यादा हो सकता है। तो लाइक आई सेड, 2 से 5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है जो कि पूरे जो लॉन्डर एस्टिमेटेड है कि लॉन्डर होती है, और ये बहुत ज़्यादा पैसा है। क्या करती है गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए, इसको कम करने के लिए? तो एक इंटरनेशनल एजेंसी है कॉल्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन द शॉर्ट इसको FATF बोला जाता है, FATF। ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करना और मेक श्योर करना कि ये नहीं हो रही है। देयर आर 200 से ज़्यादा देश हैं जो इस कंट्री के मेंबर हैं। तो ये एजेंसी स्टैंडर्ड्स और रिकमेंडेशंस देती है कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको कैसे रोका जा सकता है, और ये कंट्री के स्पेसिफिक एजेंसी या उनकी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ काम करके उनको एनफोर्स करती है। जैसे कि इंडिया में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, FATF के साथ काम करती है मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस को एनफोर्स करने के लिए। क्या होते हैं वो स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं KYC रिलेटेड, कि मेक श्योर करो कि कोई बैंक अकाउंट खोलने आया तो तुम्हें उसके बारे में पता होना हो कि वो कौन है, इसीलिए आपसे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जाता है जब आप कोई नया बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं। एक बार आप फाइनेंशियल सिस्टम में आ गए तो बैंक ऑल्सो का काम होता है आपकी एक्टिविटी मॉनिटर करना, कि कोई, अगर मैंने बोला कि मैं छोटा सा किराना दुकान खोलने वाली हूँ एक जगह पे, बट सडनली मेरे बैंक अकाउंट में करोड़ में पैसा है, तो वो डिफरेंट है मेरी एक्सपेक्टेड एक्टिविटी से, तो वो भी एक बैंक का काम होता है वो मॉनिटर करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना, और अगर उनको लगे कि कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है इस पूरे बैंक अकाउंट में, तो उनका काम है वो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बॉडी को उसको रिपोर्ट करना। जैसे कि इंडिया में सारे बैंक्स वो RBI को रेगुलेट करते हैं। तो RBI इसको कैसे एनफोर्स करती है इंडिया में? थ्रू एनुअल ऑडिट। तो उनको रेगुलर बेसिस पे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर एंटिटीज़ ऑल्सो RBI उनको ऑडिट करती है, देखती है उनके सिस्टम्स कितने अच्छे हैं, कैसे चल रहे हैं, और उनको रिकमेंडेशन देती है, उनको एक्शंस देती है। उसके बाद भी अगर वो अच्छे से स्टैंडर्ड्स एनफोर्स नहीं करते हैं तो RBI उनको फाइन भी करती है। FATF कैसे एनफोर्स करती है ये और कैसे मॉनिटर करती है? सो FATF भी कंट्रीज़ का रेगुलर बेसिस पे
असेसमेंट करती है, जैसे कि हम रिपोर्ट कार्ड देती है, जैसे कि आरबीआई बैंक्स को देती है। सो वो भी कंट्री वाइड स्पेसिफिक कंट्री का असेसमेंट करेगी और उनको ओवरऑल रेटिंग देगी और उनको रिकमेंडेशन देगी। जैसे कि इंडिया का लास्ट असेसमेंट हुआ था बाय फैटव इन 2010 और ओवरऑल रेटिंग इंडिया की थी लार्जली कंप्लाइंट। नेक्स्ट रेटिंग पेंडिंग है 2021 में। सो ऐसे ये तरीका होता है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो मेक श्योर करती हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को कम किया जाए और ख़त्म किया जाए अक्रॉस द ग्लोब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।